नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामरी सर। और आज ट्रंप ने एक बड़ी मजेदार कहानी कर दी कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको अब हम लोग गार्ड करेंगे, 20% लेंगे गार्जियन एंजल बन के। वैसे कई लोगों ने उसको नाम जजिया का दे दिया है सोशल मीडिया में। और सबसे बड़े तो खुन्नस में आ गए सऊदी अरेबिया, ईरान तो ऑब्वियसली आने था, सऊदी अरेबिया, कतर एंड दीज कंट्रीज, क्योंकि इनकी तो लग चुकी है, इनकी वाट लग चुकी है और किसी और ने नहीं, उन्हीं के अपने साथी ट्रंप ने उनको निपटाया हुआ है। ईरान का काउंटर आया हुआ है एंड थैंकफुली आई वुड से कि वर्ल्ड को एक पीस दिया है ईरान ने। सर, क्या हुआ है ये लास्ट 24 आवर्स में और हाउ इज इट गोइंग? ओवर टू यू सर। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, अमेरिका तो हार नहीं सकती है और ईरान जीत नहीं सकती है, मगर इस सिचुएशन में एक लुक्का छुपी खेल चल रहा है दोनों के बीच में। बहुत तबाही मचा रहा है अमेरिका ईरान के अंदर। ईरान तो बहुत धक्के खा रहा है, तो उनके बंदरगाह सब खत्म हो रहे हैं, सब तबाह हो रहे हैं। यहाँ तक चाबहार भी खत्म हो गया जहां हम भारत की हमारी इंटरेस्ट हैं, मगर वहां से भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अमेरिका का ये कहना है कि वहां के सिविलियन पोर्ट को हमने टच नहीं किया, उनका बस नेवी और मिलिट्री का टच हमने तबाह किया, ऐसा अमेरिका कह रही है। मगर ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली कितना तबाही हुई है, क्या है, वो बाद में पता चलेगा। बंदर अब्बास, बुश शहर, बहुत से जगहों पे इनके बम्बार्डमेंट चल रहा है, तो बहुत बहुत बड़े नुकसान हो रहा है ईरान को। फिर अमेरिका इतना सुपर पावर होने के बावजूद वो हार्मोज को खोल नहीं पा रहा है, तो वो भी एक तरफ से देखा जाएगा तो उनका हार है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सो जाता है तो उनके ख्वाब में जो आता है वो तुरंत उसके ट्रूथ सोशल में डाल देता है। अभी इनके ख्वाब में है कि वहां से वो पैसा वसूल करूंगा, मैं टोल लगाऊंगा, उधर 20% चार्ज करूंगा, ये सब बकवास बोल दिया उधर। मतलब बैठे बैठे आपने ईरान के हाथ में आपने पूरा नैरेटिव थमा दिया ना। अब ईरान बताएगा, ईरान बोलेगा देखो अमेरिका खुद 20% चार्ज करना चाह रहा है, हम तो 5% चार्ज कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्या हमारे साथ रहना चाहते हैं या अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं? आप अमेरिका के साथ जाओगे तो 20% पे करना पड़ेगा आपको, आप हमारे साथ रहोगे 5% ही चार्ज कर रहे हैं। तो ईरान तुरंत ट्वीट किया, उसको उसको रिप्लाई करके बोला है हम इतना बेरहमी नहीं होंगे, हम रीजनेबल होंगे। तो मतलब क्या, आई मीन, इस आदमी को क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल आदमी है। तो जो करना है करो ना, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपको रोकने वाला तो कोई है नहीं है, किसी के पास इतना हिम्मत दम शक्ति नहीं है। मगर ये बोलने से क्या हो गया ना, नैरेटिव वॉर में ईरान अभी उनका हाथ ऊपर चला गया, तो ये गड़बड़ है डोनाल्ड ट्रंप से। तो फिर वहां फिर दोबारा हार्मोस बंद कर दिया ईरान ने। तो जो 0.5 इनके जो 14 पॉइंट एमओयू में, उसके 0.5 में ही ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। उसमें ये लिखा है कि यहाँ के जो भी कमर्शियल शिप्स जाएंगे उसको सुरक्षित तरीके से यहाँ से जाने की फैसिलिटेट करेगा ईरान, ये उनका पॉइंट है उसमें। तो अमेरिका का इंटरप्रिटेशन है कि वो जहां से तुम्हारा मतलब एरिया पड़ता है, जो ईरान की पानी होता है समुंदर, वहां आप जो करना है करो, मगर जो इंटरनेशनल वाटर है या ओमान की पानी है वहां आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ये हमारी सोच है। तो दोनों में एक जब कंफ्यूजन बैठ गया तो ईरान ने बोला है कि हमारे पास तो एक ही अस्त्र है, हम तो बाकी पूरा तबाह हो गया, हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है वो हार्मोज है, हार्मोज को हम कैसे छोड़ेंगे? तो इसीलिए मेरा हो या ओमान का हो, इंटरनेशनल ऑर्डर हो, यहां से कोई नहीं जाएगा। जो भी जाएगा हमें बताकर हमारी परमिशन लेके ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अमेरिका क्या कर रही थी, यहां से बहुत से शिप्स निकाल रही थी, उसके ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके इसको निकालने की कोशिश कर रही थी। तो एक बार दो बार चेतावनी दिया है ईरान ने, ये सुन नहीं रहे थे, फिर उसके ऊपर अटैक किया। 2 दिन पहले एक शिप के ऊपर अटैक हुआ, उसमें 11 हमारी सेलर्स थे, वो भी हमारी रजिस्टर्ड नहीं था, भारत का शिप नहीं था, वो साइप्रस रजिस्टर्ड था। उसमें से एक बंदा अभी भी गायब है, जिंदा है मरा है किधर चला गया समझ में नहीं आ रहा है। बाकी 10 लोगों को हमने वहां से सुरक्षित तरीके से निकाल दिया ओमान ने। फिर आज भी एक और अटैक हुआ, उसमें भी एक भारत की एक सेलर मर गया, ऐसा हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। ये यूएई का शिप है,
उसके ऊपर हमला हुआ है। तो ईरान का स्टैंड तो क्लियर है, हम आपको यहां से जाने के लिए परमिशन देंगे, 60 दिन तक हम कोई टोल नहीं लगाएंगे, मगर हमारी परमिशन के बगैर आप जाओगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ईरान का स्टैंड है। तो अमेरिका इतना बम्बार्डमेंट कर रहा है, दिन में 100, 150, 140 बम्बार्डमेंट कर रहा है, फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पा रहा है। तो अमेरिका के हाथ तो बंधे हुए हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन जाने के बाद फिर दोबारा ये शुरू हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में तो कुछ ऑप्शंस ही नहीं बचा है। अभी जो 14 पॉइंट फॉर्मूला है उनके पूरे खिलाफ था, तो वो तो कभी होने वाला नहीं था। पहले पहले दिन से हमें पता था कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते कोई। तो फिर बचा क्या इनके पास? ये ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं लेके जा सकता है। ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे, पहले इनको कांग्रेस का परमिशन चाहिए होता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, फंडिंग चाहिए होता है। फंडिंग भी कांग्रेस ही देगा उसको। अभी इनके पास जितना फंडिंग है वो कम पड़ रहा है इनके लिए, और इनके लगभग 25 या 30% इनके जो वेपन्स है वो सब खर्च हो गया इधर। बाकी थिएटर्स का क्या होगा? यूरोप का क्या होगा? यूक्रेन का क्या होगा? फिर चाइना के खिलाफ आपको कुछ हथियार रखना हो तो वो क्या होगा? और जो लोग आपसे खरीदना चाहते हैं उनके लिए आप कहां से लेके दोगे आप? तो ये सब चीजें हैं अमेरिका के लिए। तो उनके लिए ऑप्शन यही है कि मैसिव अटैक करो, उसको तबाह कर दो, तभी जाके फिर इनको झुका के फिर जो चाहिए वो उनसे उगलवा सकते हो। तो ये एक मात्र एक बचा है। ईरान की सोच ऐसा है कि वो जितना भी उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करो, तबाही करो उसका पूरा देश को, वो झेलने के लिए तैयार बैठा है। उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल्स लगा के बैठा है। तो इनके पूरे पॉलिटिकल असेसमेंट, चाहे वो इजराइल का हो, ईरान का हो, पूरा गलत निकला है। मिलिट्री असेसमेंट बहुत अच्छा था, इसीलिए वो पिन पॉइंट प्रेसिशन से खमेनी को मार सका ये लोग। और कल तो एक और उनके जो नंबर 2 बंदा है उनको भी मार दिया, जो IRGC का नंबर 2 बंदा है उसको वो मार दिया। तो इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है, तो बहुत नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकली वहां आप इनके रिजीम के ऊपर जब आपने वार किया तो पूरा देश इनके पीछे खड़ा हो गया। जो भी इनके खिलाफ थे वो भी इनके पीछे खड़ा हो गया। तो उसको कैसे झेलोगे? ये गड़बड़ हो गया। तो इनके पॉलिटिकल असेसमेंट की नाकामी से आज ये पूरा सिचुएशन आ गया इधर। बेंजामिन नेतन्याहू तो यही चाहता है फिर दोबारा युद्ध चले, फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से भागना चाह रहा है, तो दोनों के बीच में ये फंस गया, पूरा सिचुएशन फंस गया। अभी निकलना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, बट निकले तो कैसे निकले? इसमें ये पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान को डंप कर दिया। अभी फेवरेट फील्ड मार्शल कोई उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, या शहबाज शरीफ, पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। अभी सीधा ओमान के पास चला गया। अभी कतार के ऊपर भी बम्बार्डमेंट किया ईरान ने, तो वो कैसे फैसिलिटेट कर सकता है? जिद्दा के ऊपर हाँ, दोबारा ओमान के पास गया। और इनके ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अरागाची है वो ओमान पहुंच गया और ओमान से बातचीत कर रहा है कि देखो ये टेम्परेरी है, जब तक ये लोग हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे तब तक आपकी पानियों से भी हम कोई भी जहाज परमिट नहीं करेंगे, मगर ये खत्म होने के बाद हम दोनों मिलकर इसको बांट लेंगे। जो भी हम दोनों के बीच में जो हम डिसाइड करेंगे वही टोल सबके ऊपर डालेंगे। तो ये बातचीत ओमान और ईरान के दोनों के बीच चल रहा है। इसीलिए अमेरिका फिर दोबारा ओमान के पास गया। बाहर बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि हम अभी बातचीत नहीं करेंगे, अभी युद्ध की समय आ गया, और कांग्रेस को लेटर भी लिख दिया कि हमें फंडिंग चाहिए, ये करके। मतलब आज तक ये कह रहा था कि ये ऑपरेशन है, और क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने? एक्सकर्शन, एक छोटी सी एक्सकर्शन पे हम निकले हैं, ये सब बोला था ना पहले। अब ये तो अभी उनको फंडिंग चाहिए, फंड तो खत्म हो गया उनका। इनका पूरा बजट $900 बिलियन है, इनके डिफेंस बजट। अभी ये मांग रहा है 1.5 ट्रिलियन की बजट मांग रहा है। इमीडिएट तुरंत $300 बिलियन की एडिशनल फंडिंग मांग रहा है। तो ऑब्वियसली कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा इनको, और कांग्रेस अभी अप्रूवल मिलेगा तो ठीक है, अभी भी मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके मागा सपोर्टर्स खुद इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो पता नहीं, वो एक टेंशन है उनके लिए। अभी नवंबर के बाद जब इनका कांग्रेस या सेनेट इनके हाथ से चला जाता है फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा इनके लिए।
तो ये डोनाल्ड ट्रंप का उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इनके पास कोई आगे क्या करना है इनको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जब रिपोर्टर इनसे कोई पूछ रहा है तो तुरंत इनके मुंह से निकल रहा है आई डोंट नो, आई डोंट नो, पहला वो निकल रहा है, बाद में उसको कवर करने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है। बट ये सिचुएशन में वो फंस गया। जैसे मैंने कहा, पहला पहला सेंटेंस जो मैंने कहा, अमेरिका तो हार नहीं सकता है। वो तो वियतनाम में इतना मार खाने के बाद भी हारा नहीं ना। अल्टीमेटली अमेरिका तो नंबर 1 ही रहा पूरा दुनिया में, ना सोवियत यूनियन कुछ कर पाया, ना चाइना कुछ कर पाया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि ये तो सुपर पावर की क्या होती है, 900 से ज्यादा बेसेस हैं पूरे दुनिया में इनके, और पूरा दुनिया डॉलर से चलती है। पूरा दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा अमेरिका की देन है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जो भी हो, मेजॉरिटी जीपीएस सब उनके कब्जे में है, उनके हाथ में है। और लगभग 10,000 सैटेलाइट्स एलॉन मस्क का ऊपर चल रहा है। तो ये कुछ भी कहीं भी जो चाहे वो कर सकता है अमेरिका, तो उनका कैपेसिटी है। इसीलिए ईरान के पास तो उतना कैपेसिटी है ही नहीं है। उनके पास एक मात्र जो अस्त्र बचा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो नेक्स्ट लेवल पे अमेरिका किस लेवल पे ये लेके जाएगा, फिर उस सिचुएशन में क्या रशिया और चाइना इसमें ज्वाइन करेंगे, क्या होगा, वी आर गेटिंग इनटू अनचार्टेड टेरिटरीज। वो पागल काम तो नहीं करेगा, चाइना तो नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना हथियार, अपना बारूद जो भी है वो सेव करके रखेगा ताइवान के लिए। ताइवान के ऊपर वो अटैक करेगा, फिर अमेरिका उधर आएगा तो अमेरिका से निपटने के लिए उनको चाहिए, वो होल्ड करके रख रहा है, उसको बचा के रख रहा है। रशिया के पास तो है ही नहीं है, उनके जो प्रोडक्शन है वो पूरा यहाँ खर्च हो रहा है इसमें यूक्रेन में। फिर यूक्रेन बहुत तबाही मचा रहा है रशिया के अंदर। इनके रिफाइनरीज, इनके पाइपलाइंस, इनके टैंकर्स, इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। इनके जो शैडो टैंकर्स हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो शायद अभी रशिया को एक इंसेंटिव है कि अमेरिका की हथियार यूक्रेन आने से डाइवर्ट करने में उनके फायदे में है, इसलिए शायद वो ईरान के साथ दे सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए ये सब अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए भी। तो ये पूरे सिचुएशन किस तरफ जाएगा बोलना बहुत मुश्किल है, मगर ये तो लंबा चलेगा। इनके पास मारने के लिए हथियार कम है अमेरिका के पास, और एंटी मिसाइल शील्ड्स भी इनके पास कम है। इसलिए 4 दिन मारेंगे, फिर 4 दिन रुकेगा, फिर उसके बाद फिर मारेंगे, यही चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा। बट हर अटैक में ईरान में तबाही बहुत मच रही है और बहुत नुकसान हो रहा है ईरान में भी। तो कितना झेलने का शक्ति ईरान में है वो देखने वाली बात है। तो वो शहादत की बात बहुत बोलते हैं वो लोग, शिया लोग हैं, तो वो शहादत एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मानने वाली कौम है वो। तो वो बहुत कुछ थप्पड़ ले सकता है वो, बट देखना पड़ेगा कि उनके पास वो शक्ति रहेगा नहीं रहेगा। पूरे पहाड़ों के अंदर पूरे इनके मिसाइल्स और इनके ड्रोन्स छुपा के रखा है, तो कितना बचा है, कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है अभी, तो फिर कितने महीनों तक ये इसको चला सकता है, ये सब देखने वाली बात है। उनके लिए एक ड्रोन, दिन में एक ड्रोन बस है उनके लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक शिप के ऊपर वो अटैक किया, शिप्स पूरे बंद हो जाएंगे और इनके कोई इंश्योरेंस नहीं करेगा। तो उनके लिए मतलब इसको लंबा खींचने का उनके पास कैपेसिटी है। बट देखते हैं अभी आगे क्या होगा। बट एक लॉन्ग टर्म जो नुकसान इन पूरे द्वेषम को हो रहा है वो है कि दुनिया इनके लिए रोकेगी नहीं। तो वो क्या कर रहा है, अपना अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर दिया। भारत भी अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं अभी। हम रशिया से ज्यादा खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, यूएई से खरीद रहे हैं, नाइजीरिया से खरीद रहे हैं। बाकी हमारी नंबर 2 सप्लायर इराक हुआ करता था इस युद्ध शुरू होने से पहले तक, फरवरी तक। अभी इराक तो गया, फिर सऊदी भी ऑलमोस्ट लगभग गया, मगर सऊदी जो रेड सी से देता है उसमें से कुछ ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। हम मैक्सिमम हम रशिया से, वेनेजुएला से और बाकी यूएई से, बाकी अल्टरनेटिव से ले रहे हैं। तो पूरा दुनिया वही कर रही है। और रिफाइनिंग कैपेसिटी यहाँ कम हो गया, तो यहाँ से जो सऊदी अरेबिया का आरामको रिफाइनरी है वो भी अभी जंग के बीच में फंसा हुआ है, तो उधर रिफाइनिंग करना भी बहुत रिस्क से जुड़ा हुआ है। वो पता नहीं कब उनके ऊपर बम गिरेगा। तो अभी दुनिया में लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी रिलायंस पेट्रोकेमिकल है जामनगर में जो है,
वो अभी यूरोप को सप्लाई कर रहा है, अमेरिका को सप्लाई कर रहा है, और रशिया भी पूछ रहा है, क्योंकि रशिया की 25% इनके रिफाइनिंग कैपेसिटी तबाह हो गया। तो क्रूड ऑयल हमें भेज रहा है रशिया, फिर रिफाइंड पेट्रोल डीजल हमसे ले रहा है। तो पूरा दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया को हम दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम खुद 80% से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, बट हम बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया अभी इसमें। इसलिए हमारे पास भी लीवरेजेस हैं। हमारे खिलाफ सैंक्शंस विंक्शंस लगा के कुछ गड़बड़ करेगा ये, सो फिर ऑटोमेटिकली हम क्या कहते हैं उसको, उसको झेलने का, उसको अल्टरनेटिव्स ढूंढने का हमारे पास पूरा वो एक तैयारी करके रखा है हमने। गैस कतार से ले रहे थे 80% से ज्यादा, अब अमेरिका से ले रहे हैं, कतार से कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। तो वी हैव लुक्ड एट अल्टरनेटिव, जैसे भारत ने किया बाकी लोग भी कर रहे हैं। उसका जिंदगी तो नहीं रुकेगी ना, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सब लोग, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट साइड में एशिया में जो भी है, वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। चाइना का तो कोई टेंशन नहीं, एक साल तक उनके पास तेल की भंडार पड़ी हुई है। वो $35-40 पर बैरल वेनेजुएला से जो खरीदा था वो स्टोर करके रखा है, तो उनके लिए इतना टेंशन नहीं है। और ऊपर से रशिया से खरीद रहा है वो, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। बाकी लोग चुप तो नहीं बैठे ना, अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो बाद में जब ये जंग खत्म हो जाएगी, फिर ये लोग फिर दोबारा इन देशों से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। क्योंकि अल्टरनेटिव जब एक बार हो गया, उनका भर्ती हो गया, उनका जो उनकी डिमांड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो उसका मिल रहा है, जो तेल चाहिए उसको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर दोबारा वापस क्यों जाएंगे यहाँ, ये कीचड़ में क्यों जाना है, पता नहीं कब फिर जंग शुरू कब होगा, पता नहीं है। ये बहुत बड़ा एक चेंज दुनिया में आपको दिखने को मिल रहा है। तो मगर फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज के ऊपर अभी भी वहां डिपेंडेंसी है। देखते हैं ये किस दिशा में जाएगा। इसलिए भारत तो हम अभी थोड़ा कंफर्टेबल है। फिर कनाडा से खरीद रहे हैं हम, गैस हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। देखिए विडंबना, देखिए कोई दुनिया में ऐसा भारत जैसा एक देश नहीं है जो दो शत्रु से उतने ही बड़ी मात्रा में हम खरीद रहे हैं। रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से गैस खरीद रहे हैं, तो दोनों कंप्लेन नहीं कर सकते हैं हमारे ऊपर, है ना। तो दोनों हम खरीद रहे हैं। फिर कनाडा से खरीद रहे हैं। अब कनाडा अभी देखिए पूरा पलट गया ना, खालिस्तानी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कनिष्का बॉम्बिंग के बारे में, हाँ ये खालिस्तानी टेररिस्ट ने किया बोल दिया वो, और फिर उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। निज्जर हत्याकांड में भी बोल दिया कि भारत के हाथ नहीं था इसमें, तो वो भी पटरी पे आ गया ना वो। फिर दक्षिण अमेरिका से भी हम खरीद रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, यहाँ से भी खरीद रहे हैं। तो जब एक बार परमानेंटली ये शिफ्ट हो जाएगा ना, परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा, तो पुरानी इस पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई इंसेंटिव नहीं बनता है। ये समझ चुका है सऊदी अरेबिया, इसीलिए जो मार्केट की रेट चल रहा है उससे $11 डिस्काउंट पे वो बेचने के लिए तैयार बैठ गया। नॉर्मली सऊदी अरेबिया का तेल जो है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, उससे ज्यादा वो चार्ज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ओपेक का वो ठेकेदार है, तो कंट्रोल करता था प्राइस और सप्लाई दोनों कंट्रोल करता था। अब यूएई भी निकल गया, फिर वहां से कोई खरीद ही नहीं रहे, तो इसीलिए वो भी जमीन पर आ गया। $11 पर बैरल मार्केट रेट से कम बेच रहा है अभी सऊदी अरेबिया, क्योंकि दो बड़े कस्टमर्स, चाइना नहीं खरीद रही है, भारत ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिया, तो जाएंगे तो कहां जाएंगे, छोटे छोटे देशों को तो एक चमचा, एक चम्मच, 2 चम्मच बेचना पड़ेगा, पाकिस्तान को और फिर पता नहीं केनिया को कितना लेंगे वो लोग, ये है उनकी प्रॉब्लम। तो दैट इज द ग्लोबल चेंज हो रहा है बदौर ट्रंप की पागलपन के चलते हुए। तो ये लंबा खींचेगा, कोई जीतेंगे नहीं, कोई हारेंगे नहीं, बस ऐसे चलते रहेगा। दुनिया इनके लिए वेट नहीं करेगी, दुनिया जैसे रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नॉर्मल रहेगा। अब लड़ते रहो, हम अल्टरनेट ढूंढेंगे, हमारे लिए क्या चाहिए वो कर लेंगे। तो वी विल लुक एट अल्टरनेटिव्स। हमारी अभी यूरेनियम एग्रीमेंट भी हो गया ऑस्ट्रेलिया से, तो यूरेनियम वहां से उठाएंगे, फिर यहाँ हमारी माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाना शुरू करेंगे। माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट्स हम देश में पता नहीं 50, 60, 100 तक हम लगा सकते हैं पूरे देश में। ऑलरेडी बजटरी हमारी बजट्स में इनके लिए प्रावधान है, और इनके पूरे टैक्सेशन प्रोविजंस, इनके एग्जम्पशंस क्या देना है, वो सब ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स रेडी है हमारे पास। अभी यूरेनियम आते ही हम ये माइक्रो प्लांट्स लगा देंगे पूरे देश में,
तो एक जो डिपेंडेंसी कोल बेस्ड और आपकी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी थी, उसमें एक बहुत बड़ा जो डिमांड है वो न्यूक्लियर टेक ओवर कर देगी। तो इसीलिए मतलब कोई भी देश चुप नहीं बैठा है, वो ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है। तो ये बहुत बड़ी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सऊदी ज़मीन पे आ गया सऊदी अरेबिया, नहीं तो अकड़ तो बहुत थी सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी यही था। लगता है सब एक-एक करके लाइन पर आने वाले हैं सर। जी, सर रशिया यूक्रेन अब रुकेगा या नहीं रुकेगा? अभी कुछ एक दिन पहले ही सबसे बड़ा अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ जी, देखिए दोनों में एक फर्क है। ईरान अमेरिका के युद्ध में ईरान जो है वो पूरा नैरेटिव बदल दिया। उनकी जो वीकनेसेस है वो बखूबी जानता था, इसीलिए वो डिफेंड करने का कोशिश भी नहीं किया। उनके चाहे वो एयरफोर्स हो, उनके नेवी हो, वो तो तबाह हो जाएंगे, उनको पता था, पहले से पता था। जितना बचा के रख सकता था उतना बचा के रख दिया। अभी भी देखा है ना, उनके खमेनी का जो कॉफिन इराक से आ रहा था, उसको एस्कॉर्ट देने के लिए इनका एक फाइटर जेट आया था। मतलब इनके पास फाइटर जेट्स तो थे, फाइटर जेट्स है, कहाँ छुपा के रखा है, कहीं तो छुपा के रखा है, मगर ज्यादा नहीं है। तो वो उनको पता था। वो क्या उनका ज्योग्राफी को इस्तेमाल किया, ज्योग्राफी को इस्तेमाल करके उसको बंद करके रख दिया। अभी रशिया 4 साल से वही युद्ध लड़ रहा है, उसमें कोई नैरेटिव में बदलाव ही नहीं है। भाई अब जीत तो वो रशिया जीत रहा था आज तक। वो 2 महीने में 3 महीने में एक छोटा सा गांव ले लेते हैं, फिर 4 महीने के बाद एक और गांव लेते हैं। तो धीरे धीरे से इनका बढ़ रही है। मगर ये कितने साल तक चलेगा? 10 साल तक चलेगा? एक इतना छोटा सा देश यूक्रेन को आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपकी SU-35 वो गिरा पा रहा है, आपके देश के अंदर घुस के वो आपको मार रहा है। तो आप नैरेटिव तो चेंज करना पड़ेगा ना, उनको कॉस्ट बढ़ाना है ना आपको, वो नहीं कर पा रहे हो आप। उनकी इंडस्ट्रीज हो, उनकी जो सप्लाई लाइंस हो, उनकी एयरपोर्ट्स जहां से मतलब जहां इनके नेटो के सप्लाईज आते हैं, उनको आप टारगेट क्यों नहीं किया आज तक? तो नैरेटिव तो बदला ही नहीं है। तो एलॉन मस्क का सैटेलाइट्स को 2-3 को उड़ा दो आप कम से कम, वो तो कर सकते हो। तो यू हैव टू चेंज द नैरेटिव ना, नहीं तो यही चलते रहेगा। तो रशिया हैज गॉट कॉट इन ऑल दिस थिंग्स। इनके फाइटर जेट्स किसी काम का नहीं है, इसके S-400 किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अपने ड्रोन्स लेके मॉस्को में अटैक कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की जब बैठे थे नेटो में, तो कोई रिपोर्टर ने जेलेंस्की से पूछा है क्यों नहीं आप मॉस्को जाके डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा सीधा बात क्यों नहीं कर सकते हो? तो वो बोल रहा था कि मैं जा सकता हूं, मगर वहां खतरा है, यूक्रेनियन ड्रोन्स घूम रहे हैं। तो मतलब इतना मतलब कितना उनके खुद के ड्रोन्स है, वो तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है यूक्रेनियन ड्रोन्स घूम रहे हैं। मतलब इतना मतलब उसको जलील कर रहा है रशिया को, उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहा है रशिया। तो उधर भी वही चीज है, ना रशिया जीत पा रही है, ना यूक्रेन जीत पा रही है। ना रशिया को हरा सकता है, रशिया को आज तक कम से कम 500-600 साल में कोई हरा नहीं पाया, तो रशिया को कोई हरा नहीं सकते हैं। फिर यूक्रेन तो अकेला नहीं लड़ रहा है ना, पूरा नेटो उनके पीछे खड़ा हुआ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हाई मार्स और स्टिंगर क्या कहते हैं उसको, टॉमाहॉक मिसाइल्स यूक्रेन में बनाने के लिए परमिशन भी दे रहा है। अभी लॉन्ग रेंज में मारने का शक्ति यूक्रेन के पास आ जाएगा तो ये और लंबा चलेगा ये। तो यूक्रेन तो एक फ्रंट एंड है, इसके पीछे पूरा नेटो खड़ा है। जब तक नेटो खड़ा है तब तक ये यूक्रेन का युद्ध तो चलता ही रहेगा। अब कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाना वो रशिया के हाथ में है, वो क्या करेगा उनके हाथ में है। तो दोनों थिएटर्स ऐसे रहेंगे, तो फिर बाकी दुनिया तो इनके लिए वेट नहीं करेगा ना, वो अपना ढूंढ लेंगे। तो हमने तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए हम हमें जो करना है वो कर रहे हैं हम। तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। यहाँ तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि रशिया से हमारी हथियार जो है वो डिले हो रहे हैं, चाहे वो आपकी सुखोई की स्पेयर पार्ट्स हो, या आपकी S-400 की बैटरीज हो, या बाकी जो भी चीज हैं। यूक्रेन से भी हम बहुत कुछ खरीद रहे थे, वो भी थोड़ा अभी धीमी होगी। फिर गल्फ से हमारे तो रिश्ता बहुत कुछ है। हमारी लोग 1 करोड़ लोग वहां काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी चले जाएंगे तो वो इधर आके क्या करेंगे?
फिर उनके रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, वो भी हमारी इश्यूज हैं। तो है, हमारी इश्यूज है, मगर जो सिचुएशन हमारी हाथ में नहीं है उसको कैसे संभालना है वो चीज हम कर रहे हैं। तो वी आर लुकिंग एट द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, बस वो कर सकते हैं हम। बट ये तो लंबा खींचेगा। अक्टूबर में इजराइल के इलेक्शंस हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में है। जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे तब तक ये तो चलता रहेगा। 4-5 दिन बॉम्बिंग होगा, फिर 4-5 दिन की सुकून होगा। इसके दोनों के बीच में जब मार्केट्स ऊपर नीचे जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और इसके परिवार पैसे उसमें से कमाते रहेंगे। क्या करें, दैट्स द वे लाइफ इज। राइट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।